हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट फेलियर एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. वी आर गोइंग टू कवर द मार्केट फेलियर एंड रीजंस इन टू पार्ट्स. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये जो टॉपिक है काफी सिग्निफिकेंट है. दैट इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ who are preparing for economics net, also relevant for the student of public finance, also relevant for the student of economics for finance. द इंग्लिश के अंदर लेक्चर जो है दैट विल बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल दैट इज द शशि अग्रवाल. और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए. बट मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, क्यों मार्केट हमारी फेल हो जाती है, उसको करने से पहले दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091. उसके ऊपर काफी सारे ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. और काफी सारे कोर्सेज इसके ऊपर मैंने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इवन यूजीसी नेट के भी डाल दिए हैं. तो इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फिनांस, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये कोर्सेज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए हैं. मेथोडोलॉजी जो है दैट इज थ्रू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन विल बी देयर, पर्सनलाइज्ड attention will be paid, notes and test series as per the requirement of the student. Descriptive notes as well as the summarized notes will be given to the students. Link I will be sharing in the description box. इसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं. मार्केट क्यों फेल हो जाती है, क्या रीजन है, पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मार्केट है वो क्यों फेल हो जाती है. यहाँ पे हम बात करते हैं फ्री मार्केट सिचुएशन की, जहाँ पे सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है. मार्केट फेलियर उस सिचुएशन के अंदर हो जाती है जब फ्री मार्केट के अंदर हम जो सोसाइटी के लिमिटेड सोर्सेज हैं उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, उसकी मिस एलोकेशन करते हैं. या तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है या कम प्रोडक्शन होती है. तो डिमांड और सप्लाई जो होती है एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, तो ऑप्टिमम आउटकम रिजल्ट नहीं निकलता. तो मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है कि वहां पे जैसे मार्केट को अगर हम कहें कि वो अपने आप करेक्ट हो जाए तो नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो करेक्शंस है वो नहीं ले पाते. मार्केट फेलियर रेफर टू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट. यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है. अगर एक फूड्स के अंदर चेंज आता है तो दूसरे के अंदर भी चेंज आता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो प्राइस इक्विलिब्रियम होता है. बट कई बार ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे मार्केट के अंदर असंतुलन उत्पन्न हो जाता है. तो वहाँ पे मार्केट जो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे मार्केट फेलियर हो जाती है क्योंकि असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है बेसिकली मार्केट जो होती है परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्शन की वजह से मार्केट के अंदर संतुलन नहीं आ पाता. और कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है अपनी तरफ से डिसीजन लेते हैं कि हमारा डिसीजन सही है, बट वो सही नहीं होता, तो ग्रुप के लिए वो सही डिसीजन नहीं निकल पाता. अगर हम ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्टेडी स्टेट डिसइक्वल, जहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो डिमांड है और जो क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं वो आपस में मिसमैच करते हैं. और यहाँ पे देखो जो एक्चुअल वर्ड है, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें कहना बहुत आसान है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, पर जो प्रैक्टिकली वर्ड है, जो रियल वर्ड जिसके अंदर हम रहते हैं, वहाँ पे मार्केट के अंदर जो होती है ये इम्परफेक्शंस होती हैं, क्योंकि इनएफिशिएंट होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट के इश्यूज होते हैं, और लैक ऑफ पब्लिक गुड्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट फेल हो जाती है. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट फेलियर. डिमांड साइड, मार्केट फेलियर हैपन व्हेन डिमांड कर्व डू नॉट शो कंज्यूमर्स फुल विलिंगनेस टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. देखो यहाँ पे डिमांड साइड पे क्या होता है कि जब कस्टमर जो है वो
पे करने को तैयार नहीं है। जैसे पार्क है तो वहाँ पे पार्क को वो एंजॉय कर रहा है, तो वहाँ पे उससे कुछ पेमेंट ली नहीं जाती। उसी तरह जो सप्लाई साइड है वहाँ पे भी क्या होता है कि फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं शो की जाती, क्योंकि जब फर्म प्रोड्यूस करती है तो जो कॉस्ट वो पे करती है या इनपुटेड कॉस्ट होती है वही दी जाती है। पर जो सोसाइटी को उनका नुकसान होता है जैसे पोल्यूशन की वजह से, तो वो उसके अंदर शामिल नहीं होता। डिमांड साइड जो है एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक पार्क, जैसे लोग एंजॉय करते हैं बट दे डोंट पे। सप्लाई साइड होता है कि जैसे फैक्ट्री जो होती हैं पोल्यूशन एमिट करती हैं, तो फर्म तो ओनली जो है रिसोर्सेज के लिए पे करती है बट पोल्यूशन के लिए नहीं पे करती। इस वजह से क्या होता है कि देखो ये जो है सप्लाई साइड से जो है मतलब सप्लाई साइड जो है पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिपिक्ट नहीं करती। तो व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ द मार्केट फेलियर? Market power, externality, public goods, and incomplete information. So, what is the market power or market control? मार्केट कंट्रोल अगर व्हेन आइदर द बायर, जो खरीदार है, जो क्रेता है, जो सेलर है, उनके पास पावर होती है कि वो चीजों की प्राइस जो है डिटरमिन करते हैं। और प्राइसेस जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे नहीं होती। या तो मोनोपोलिस्ट डिसीजन लेता है, अगर वहां पे लार्ज बायर है मोनोपोसनी, वहां पे पार्ट डिसीजन लेता है। और ये जो पावर होती है जो डिमांड और सप्लाई को वर्क करने नहीं देती, तो यहाँ पे प्राइस जो है डेट इज नॉट डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मोनोपोली पावर जो है तब अगर होता है जब सिंगल सेलर है और वो दूसरी फॉर्म्स को एंटर नहीं करने देते। और उसी तरह क्या होता है कि ये क्योंकि मोनोपोली पावर की वजह से प्राइस मैकेनिज्म जो है दैट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क। अब जिसकी वजह से रिसोर्सेज जहाँ पे एलोकेट होनी चाहिए वहां पे प्रॉपर एलोकेशन नहीं होती। और देखो जो मोनोपोली पावर है, अगर मोनोपोली है जो कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, जो मोनोपोलिस्ट उसको सप्लाई करेगा दैट दे विल टेक। और वहां पे वो कोशिश करेगा कि जो मोनोपोलिस्ट है क्योंकि उसको पता है कि इज द सिंगल सप्लायर, तो वो आर्टिफिशियली उनकी जो चीजें हैं उसकी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो प्राइस को ज्यादा रखेगा, लेस आउटपुट बनाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि कंज्यूमर को सरप्लस भी कम मिलेगा। और उसी तरह जो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि सिंगल सेलर है तो मार्केट के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, आसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। मोनोपोलिस्ट को सारी नॉलेज होती है, तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव भी नहीं होता, जिसकी वजह से मोनोपोलिस्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्शन के अंदर भी इनएफिशिएंसी क्रॉप अप आ जाती है कि जो वो प्रोड्यूस करेगा दैट हैज टू बी टेकन बाय द बायर। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, क्योंकि मोनोपोलिस्ट हमेशा ये डिसीजन लेगा कि जहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये वो नहीं देखेगा कि सोसाइटी को ये चीज बेनिफिशियल है। तो मोनोपोलिस्ट है अपनी प्राइस रखता है, तो मार्केट पावर की वजह से मार्केट जो है इनएफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि एक फर्म के पास पावर होती है इसके बेसिस पे वो कम प्रोड्यूस करती है, ज्यादा प्राइस रखती है। हम कह सकते हैं कि सेलर जो है गुड्स की प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इवन अगर वहाँ पे ओलिगोपोली है तो वहाँ पे भी प्राइस जो होती है उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। और कई बार सेलर जो अगर ओलिगोपोली है तो वहाँ पे वो कार्टेल बना लेता है ताकि हाई प्राइस रखी जाए, ताकि अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए। आर्टिफिशियल वो स्केर्सिटी क्रिएट कर सकता है। डिमांड साइड पे हम कह सकते हैं कि जैसे बायर है मोनोपोसनी है, तो बायर के पास पावर है कि वो उसकी गुड्स की प्राइसेस को कंट्रोल करे। अगर सिंगल बायर है या फ्यू लार्ज बायर है, तो बायर जो है आपस में मिलजुल के एक ऐसी प्राइस फिक्स कर देते हैं जिसके ऊपर वो प्रोड्यूसर से प्राइस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के मिसमैच हो जाते हैं। सेकेंड जो रीजन है दैट इज द एक्सटर्निटी, जो कि फोर्सेस आउटसाइड द इन्वायरमेंट होती है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कॉस्ट और बेनिफिट, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो थर्ड पार्टी को इफेक्ट करते हैं, जो कि उस बेनिफिट और कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। ये जो इफेक्ट है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि जो प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा ऑपरेट होता है। इनडायरेक्ट ऑपरेट जो होता है वो मार्केट प्राइस का हिस्सा नहीं होता। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ऑपरेट्स थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। जैसे देखो कंज्यूमर जो है, अब वो चाय की बजाय कॉफी लेना ज्यादा पसंद करता है, बाकी चीजों के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। अगर कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस कॉफी की बढ़ जाएगी, जिससे क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है क्योंकि उसको पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो उसका वेलफेयर कम हो जाएगा।
इसी तरह जो इनडायरेक्ट, देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा ऑपरेट करता है कि कॉफी की डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ गई, तो जिसकी वजह से क्या है कि वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है दैट इज जैसे एयर पोल्यूशन है, जैसे प्रोडक्शन हम करते हैं तो वहां पे बहुत शोर शराबा होता है, तो जिसकी ये जो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा नहीं होता ये। जैसे देखो जो एक्सटर्नलिटी है वो आउटसाइड की फोर्सेस होती हैं, जो बाहरी फोर्सेस होती हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं, वो प्राइस मैकेनिज्म के अंदर शामिल नहीं होती। तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म के अंदर इनकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। ये जो है बेसिकली जो पार्टीज मैन्युफैक्चर करती हैं या सेल करती हैं, ये जो है कॉस्ट और बेनिफिट जो है उनके द्वारा बेयर नहीं किया जाता। एक्सटर्निटी को हम स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, नेबरहुड इफेक्ट भी कह सकते हैं, थर्ड पार्टी इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी के ऊपर कॉस्ट या बेनिफिट इम्पोज किए जाते हैं जो कि इसके साथ कोई रिलेटेड नहीं होता, और ये जो है अनडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं। अनडायरेक्शनल एक्सटर्नलिटी होती है कि जिसके अंदर तो जो बेनिफिट होता है या कॉस्ट जो होती है वन वे होता है। अब स्टूडेंट जो है पढ़ता है तो वहां पे क्या है कि जैसे सिंगर है वो गा रहा है, लाउड म्यूजिक आ रहा है, जिसकी वजह से उसको डिस्टरबेंस हो रही है। रेसिप्रोकल एक्सटर्निटी होती है जहाँ पे टू वे होता है। अब जैसे वर्कर जो है वो क्या कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, ड्रिल करने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉइज आती है जो कानों को फाड़ती है, एयर स्प्लिटिंग नॉइज आती है। तो उससे क्या होता है कि जो बेकर है जो ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है वर्कर को डिस्टर्ब करता है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो है एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल एक्सटर्निटी होती है। एक्सटर्नली जो है इसको हम इस तरह भी इससे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो होती है जो कि सोसाइटी के ऊपर एडिशनल कॉस्ट इम्पोज करती है, फर्म इसको जो है एक्सप्लिसिटली पे नहीं करती, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट नहीं होती, तो ये प्राइवेट कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं होती। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब जो प्रोड्यूसर जो है जब वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदता है, लेबर खरीदता है या दूसरी चीज़ें खरीदता है, उसके ऊपर इनकर करता है। प्राइवेट कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती है प्राइवेट कॉस्ट से ओवर एंड अबव जो कॉस्ट होती है दैट इज द एडिशनल कॉस्ट। तो ये जो है जैसे इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन है, तो जब हम प्राइवेट कॉस्ट के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हैव सोशल कॉस्ट। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो है एडिशनल बेनिफिट ऑन द सोसाइटी, देखो यहाँ पे एक्सटर्नलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एडिशनल बेनिफिट ऑन द सोसाइटी, जब यहाँ पे देखो सोसाइटी को बेनिफिट होता है तो यहाँ पे वो इसके लिए पे नहीं करता, तो जो सोशल बेनिफिट है विच इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस द एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल जो है देखो जो एक्सटर्नलिटी होती है ये मार्केट को फेल कर देती हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म है वो वर्कआउट नहीं कर पाता कि कितना हमने प्रोड्यूस करना है, कितना हमने कंज्यूम करना है। So thank you students, rest we will do in the next video. So don't forget to subscribe Shashi Agarwal Economics and Law classes, and also download my app, that is the Adusam app, which is relevant for the student of economics, commerce and management.